हाँ गर्व आंसर बोल रहे हैं। सर अमोनिया डालने पे वो मिल जाएगा NH3BH2 और BH4 नेगेटिव। हाँ मैं आंसर दे रहा हूँ उसका। अगर B2H6 है और इसमें डाल दिया NH3, NH3 स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे बात करें NH3 PH3 H2O H2S HF HCl, तो ये तो पता ही है, यहाँ पे ये एसिडिक है। H2O न्यूट्रल है, H2S एसिडिक है। NH3 ही स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, ध्यान रखना NH3 जो है ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है। और PH3 वीक हो जाएगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। एन का साइज छोटा, लोन पेयर कम वॉल्यूम पे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। और PH3 जो है इस पे साइज बड़ा है इसका, लोन पेयर ज्यादा वॉल्यूम पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। और दूसरा तो मैंने बता रखा है, PH3 के अंदर तो हाइब्रिडेशन भी नहीं होती है ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग। इसलिए इसलिए क्या होगा, इसके लोन पेयर कहाँ रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, प्योर एस ऑर्बिटल के अंदर, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं फिर इसे। बहुत ही वीक लुईस बेस है ये। NH3 स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, इसलिए ये करेगा B2H6 का अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। ऐसे भी आ सकता है कि कौन इसका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा, कौन सिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा, तो ये करेगा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। इसलिए आंसर आएगा BH2। BH2 प्लस वाला आएगा, BH2 प्लस है और दो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, इसलिए इसके साथ दो NH3 लगेंगे, BH2 NH3 होल ट्वाइस और BH4 नेगेटिव, और BH4 नेगेटिव। ये ध्यान रखना इसके अंदर। N आ गया तो हमेशा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। BH2 मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको यहाँ पे, BH2 NH3 होल ट्वाइस, BH2 NH3 होल ट्वाइस, BH4 नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग लुईस बेस बेस है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड बनाएगा यानी BH2 प्लस बनाएगा, इसका मतलब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा। और अगर इसको हम हीट कर देते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनेगा, ए मिला। और अगर उसमें मैंने हीट कर दिया से 700 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या मिलेगा, ध्यान है किसी को कि नहीं। वो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। पहले क्या मिलेगा हीट करने पर, सर इनऑर्गेनिक। पहले हीट किया सिर्फ, पहले हीट किया तो ए मिला, 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो बी मिला, फिर इसके बाद 700 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो मिला ABC। क्या होंगे इधर, बताओ इसमें क्या आंसर आएगा तीनों, देखो क्या आएगा तीनों में। इनऑर्गेनिक बेंजीन, फिर इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और इनऑर्गेनिक डायमंड। किसने दिया आंसर, सर हिमांग। हाँ सही है मान। फिर आएगा B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन विच इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। फिर 200 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो आएगा इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, BN होल एग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, जिसका हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे ग्रेफाइट का होता है, जैसे ग्रेफाइट का होता है। और उसके 700 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो यही फॉर्म आएगी, लेकिन इसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक डायमंड। इसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक डायमंड, जिसको हम डायमंड से भी थोड़ा हार्ड मानते हैं ज्यादा। इनऑर्गेनिक डायमंड ये आ जाएगा। इसका क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है इनऑर्गेनिक डायमंड, जिसको हम बोरेजोन भी बोलते हैं, बोरेजोन, है ना, बोरेजोन। और इनऑर्गेनिक बेंजीन है तो बोरेजीन, बोरेजीन या बोरेजोल, बोरेजोल। क्लियर है कि नहीं है, सही है। एक ही सर। हाँ बोलो। सर पिछले साल का जो सर मैंने लिखा है सर, उसमें मतलब 200, मतलब जो हीट करे सर वो 200 डिग्री सेल्सियस से पहले इनऑर्गेनिक बेंजीन लिखा है, पर 700 पे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट लिखा हुआ है मैंने, मतलब यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इनऑर्गेनिक डायमंड लिखा है, मतलब हाँ ऐसे। हाँ हाँ सही यही होगा। हाँ दो सही कह रहा है हेमांग, यही आएगा टेम्परेचर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आएगा, सही है। ये थोड़ा सा ध्यान देना इसका, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इधर ही आएगा, और इधर 200 डिग्री सेल्सियस है और फिर 700 डिग्री सेल्सियस। सही है हेमांग, यस सर, यस सर। इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखना इसमें, सही ना। तो अब डाइबोरेन का मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया NH3 के साथ रिएक्शन। अब सेम रिएक्शन होगी, सेम रिएक्शन होगी B2H6 की CH3NH2 के साथ।
क्या मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, तो इसलिए अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा B2H6 MEnH2 होल ट्वाइस BH4 नेगेटिव। ये आंसर आ जाएगा, सही ना, ये आंसर आ जाएगा इसका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज की वजह से। और अगर मैं इसमें डालता हूँ CH3 होल ट्वाइस NH, सेम अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा BH2 CH3 होल ट्वाइस NH होल ट्वाइस और BH4 नेगेटिव। और अगर मैं B2H6 की रिएक्शन कराता हूँ CH3 होल थ्राइस N से, इस केस में है ये भी स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, है ये भी स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, लेकिन दो मॉलिक्यूल जुड़ नहीं पाएंगे BH2 के साथ जैसे इधर जुड़ रहे हैं स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। इसलिए इस केस में सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, इस केस में सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, यानी BH3 आएगा, BH3 आएगा और इस BH3 को N अपने लोन पेयर देगा और आंसर आएगा CH3 होल थ्राइस N। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में, जैसे BF3 और NH3 के बीच में रिएक्शन करा के मैंने बनाया था, BF3 हुई, BF3 आ गया, NH3 ने इसको लोन पेयर दिया, सही ना। और ऐसे ही B2H6 में अगर CO डालते हैं, B2H6 में CO डालते हैं, CO में स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है वीक लुईस बेस है CO, बताओ जरा। वीक। वीक क्यों है? वीक क्यों है ये? बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा होता है इसका, तो लोन पेयर में चले जाते हैं उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। हाँ वीक क्यों है ये? इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से भी ज्यादा होता है, तो लोन पेयर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चले जाते हैं। ये सिंपल बोलना, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन इसमें कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं? यस सर। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए B2H6 की CO से रिएक्शन होगी अगर, तो BH3 2BH3 कह लो डॉट CO, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। समझ आ गया कि नहीं है? स्क्रीन दिखा दो प्लीज। क्लियर है? हाँ क्या हो गया अगर पहले वाली स्क्रीन दिखा दो एक बार प्लीज। उसमें अब ये नहीं वो आएगी नहीं अब वो, उसमें क्या पूछना बता मेरे को एक बार कर। तो वो लास्ट की जो आपने रिएक्शन लिखी थी ना CH3 होल थ्राइस N के साथ, अगर वो देखनी थी। CH3 अल्ट्रेशन के तो इसी में लिखा था ना, CH3 अल्ट्रेशन डाला इसके अंदर, तो ये भी सिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा, तो BH3 डॉट CH3 अल्ट्रेशन आ जाएगा, सही है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच, सर। सही है। यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करना अब इसके अंदर ये, अब मैंने बोरोन के कंपाउंड डिस्कस कर दिए हैं। एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे एक बार, जैसे इनऑर्गेनिक बेंजीन और बेंजीन में क्या डिफरेंस होता है, सही ना। इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6 और C6H6, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तुम्हें दिख रहा है इसके अंदर इट हैज पोलर बॉन्ड्स, है ना, B और N के बॉन्ड्स होंगे, पोलर बॉन्ड्स होंगे इसके अंदर। इसके अंदर बॉन्ड जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होंगे वो नॉन पोलर बॉन्ड्स। रिएक्टिव ज्यादा है ये, मोर रिएक्टिव पोलर बॉन्ड्स की वजह से, और ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। इसके अलावा इसको प्रूफ करने के लिए B3N3H6 है, इसको प्रूफ करने के लिए B3N3H6 दोनों की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, क्या होगा बताओ, बेंजीन की रिएक्शन HCl के साथ और इनऑर्गेनिक बेंजीन की रिएक्शन हो गया HCl का, क्या होगा देखो, बताओ जरा आंसर।
हाँ निकालिए आंसर, निकालिए आंसर कि नहीं? तो बेंजीन के साथ तो रिएक्शन नहीं होगी HCl की। हाँ इसका नो रिएक्शन सही है। दूसरे में इसमें 3 HCl अटैक कर देते हैं पोलर बॉन्ड्स की वजह से, और क्या मिलता है? B3N3H9Cl3। B3 ये है ना इनऑर्गेनिक बेंजीन, देखो BN 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 और B, ये है और H लगे हुए हैं। B3N3H6 और N यहाँ पे पार्शियल बैक बॉन्डिंग होगी, ये अपने लोन पेयर देगा इधर, ये इधर लोन पेयर देगा, है ना? N लोन पेयर दे रहा है, N लोन पेयर दे रहा है, N लोन पेयर दे रहा है, पार्शियल बैक बॉन्डिंग, पार्शियल बैक बॉन्डिंग है। और C6H6 जो है वो तो तुमको पता ही है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे प्रॉपर डबल बॉन्ड आता है, H है यहाँ पे, पोलर बॉन्ड नहीं है, रिएक्टिव कम होगा। और अगर कोई पूछता है कि BN बॉन्ड बड़ा है या कार्बन कार्बन बॉन्ड बड़ा है, तो बोलना BN बॉन्ड बड़ा है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से डबल बॉन्ड आया है इस केस में। इस केस में बैक बॉन्डिंग की वजह से डबल बॉन्ड आया है, तो उतना डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ पाता है इसमें, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बड़ी होगी, और इसके अंदर बॉन्ड लेंथ कम होगी, CC बॉन्ड कम होगा। ऐसे ही अगला पूछा अगर BH बॉन्ड बड़ा है कि CH बॉन्ड बड़ा है, तब क्या आंसर देंगे? BH बॉन्ड बड़ा है कि CH बॉन्ड बड़ा है? कौन सा बॉन्ड बड़ा हुआ? सर BH। हाँ रीजन क्या होगा अनुराग? सर मैंने तो ये सोचा कि मतलब कि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, मतलब ऐसे करके। नहीं, ये अनुराग बहुत सिंपल सोचना, बोरोन और कार्बन में किसका साइज बड़ा है? बोरोन और कार्बन में किसका साइज बड़ा है? बोरॉन का बड़ा होगा। बोरोन साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बस सही है। अच्छा सर, हाँ वो मतलब उसी से ही सोचा मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो समझ गए कि नहीं है? तो इसलिए BH बॉन्ड बड़ा होगा। और अब यहाँ पे मैंने अब HCl के डायरेक्शन जो दिखाई है, 3 HCl कैसे जुड़ते हैं? N इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है वो टूटेगा, N इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, N इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो N के पास क्या आ जाएगा? 3 बार H आएंगे, N के पास H आ जाएगा, N पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, N पे H आ जाएगा, और Cl कहाँ जाएगा? B के पास। नहीं समझ आया? आ गया सर। ये हटा दिया, ये हटा दिया। पूरी रिएक्शन करनी है तो कर लेना, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। यहाँ N है तो N के पास H आ जाएगा, N के पास H आ गया, N के पास H आ गया, और Cl जाएगा B के पास, B के पास, B के पास, ये आंसर आ जाएगा। B3N3H9Cl3, B3N3H9Cl3। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है कि नहीं ये? यस। यस यस सर। यस सर। तो इसलिए इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस था मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे। B3N3H9H6 इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स हैं, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो हैं इसमें पोलैरिटी नहीं है। CH बॉन्ड में पोलैरिटी है, इसमें ध्यान रखना, CH बॉन्ड में पोलैरिटी है, कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर है, इसलिए रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी है? B3N3H6 की। इनऑर्गेनिक बेंजीन की ज्यादा रिएक्टिविटी है एज कम्पेयर टू बेंजीन, तो पूछ सकते हैं इसको। तो ये यहाँ पे हमने खत्म कर दिया क्या? डाइबोरेन भी सही ना, डाइबोरेन खत्म कर लिया है। स्ट्रक्चर इसका, बोरोन की हाइब्रिडेशन sp3 होती है, बनाना बॉन्ड होता है, वो सब मैं बता चुका हूँ तुम्हें ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर, तुम्हें याद होगा। बोरोन की हाइब्रिडेशन इसके अंदर 1s2 2s2 2p1 होता है, उसको लिख दिया मैंने 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz0। हाइब्रिडेशन आ गई sp3, बोरोन sp3 एक ऑर्बिटल, sp3 दूसरा ऑर्बिटल, sp3 तीसरा ऑर्बिटल, sp3 चौथे को डॉटेड दिखाना, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको डॉटेड दिखा दिया। ये आ गया, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा बोरोन आया, दूसरा बोरोन आया, इसमें भी sp3 एक बोरोन पूरा दिखाना है यहाँ पे, एक ये डॉटेड दिखाना, इसको डॉटेड दिखा देना।
ये दिखा दी डॉटेड, ये पूरा 4 BH3 आ गए। और यहाँ पे हाइब्रिडेशन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, बस यहाँ पे H आ जाएगा इधर, ये H आ गया, देखो ये एक H आया, बॉन्डिंग हो गई, 2C2E बॉन्ड बन गया, H आया, बॉन्डिंग हुई, 2C2E बॉन्ड बन गया। यहाँ पे, यहाँ नहीं बन पाएगा, यहाँ नहीं बन पाएगा, यहाँ पे 3 का सेंटर है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है, 3 का सेंटर, इलेक्ट्रॉन 2, तो ये बना है यहाँ पे 3C2E बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड बनता है यहाँ पे, 3C2E बॉन्ड, और बनाना शेप का आता है, बनाना शेप का आता है इस तरीके से, सही ना, बनाना शेप का आएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से बनाना शेप का आएगा इस तरीके से पूरा, इसीलिए इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। 3C2E बॉन्ड 2 आ रहे हैं, 3C2E बॉन्ड 2 आए हैं, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है इतने पार्ट का। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना। हाइब्रिडेशन sp3 आती है इसके अंदर, हाइब्रिडेशन क्या आती है, sp3। स्ट्रक्चर जितने पॉसिबल थे सब बता दिए इसके अंदर। नेक्स्ट अब इसके अंदर है यूजेस, कह सकते हैं बोरोन और एल्यूमिनियम के, ये पूछ सकते हैं बोरोन और एल्यूमिनियम के यूजेस। बोरोन तो सबको पता है एक्सट्रीमली हार्ड है, तो बोरोन बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए कहाँ यूज होता है ये, बोलो इसका, मैंने यूज पहले बताया हुआ रॉक तुम्हें। कटिंग मशीन्स। हाँ, और मैंने तो बताया ना बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह जो बनती है इसकी, बोरोन की बुलेट प्रूफ वेस्ट, यहाँ पे मेनली यूज होता है इसका, सही ना इसका। और बोरोन जो है न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, टू एब्जॉर्ब, कंट्रोल रॉड्स होती है ना न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो आगे जाके चेन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगी। बोरोन रॉड्स जो है इनको कंट्रोल रॉड्स भी कहते हैं, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। और सर वो ग्लास वगैरह में भी यूज हो कंट्रोल, सकता है। हाँ वहां पे भी यूज होता है, थोड़ी सी थोड़ी सी स्टिफनेस देने के लिए, थोड़ी स्टिफनेस देने के लिए, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और एल्यूमिनियम का यूज तो पता ही है, यूटेंसिल्स में होता है, और यूटेंसिल्स में हो जाता है। और इसके अलावा वायर्स में हो जाएगा। फॉइल, एल्यूमिनियम की फॉइल्स बनती है, यूटेंसिल्स हो गई, फॉइल्स हो गई, और वायर्स। हाँ एल्यूमिनियम वो तो है ही, कंडक्शन तो उसका है ही, मतलब वेट टू वेट बेसिस चेक करें, अगर वेट टू वेट बेसिस चेक करें तो एल्यूमिनियम जो है इसका कंडक्शन डबल होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर अच्छा कंडक्टर है, लेकिन वेट टू वेट बेसिस में एल्यूमिनियम ज्यादा यूजफुल है। सर एक Fe और Al का मिक्सचर भी होता है ना, सॉलिड वाला, जिसको हाँ बहुत वेल्डिंग सारे में। एलॉयज बनाने में, बिल्कुल सही है, ये लाइट वेट का होता है, एरोप्लेन के पार्ट बनाने में यूज होता है, और बहुत सारे एलॉयज में यूज होता है एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम बहुत सारे एलॉयज में भी यूज होता है। तो ये तुम यूजेस जरूर देख लेना एक बार, यूजेस को भी मिस नहीं करना बिल्कुल, सही है ना। और एक बोरोन का एक इंपॉर्टेंट यूज है, बोरेक्स जो होता है, ये सोल्डरिंग में यूज होता है, ये सोल्डरिंग में यूज होता है, याद रखना। बोरेक्स जो है इट इज यूज इन सोल्डरिंग मेटल्स, है ना, मेटल्स की जो सोल्डरिंग होती है, ज्वाइन करते हैं जो हम, वो वहां पे यूज होता है बोरेक्स। बोरोन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है Na2p407.10H2। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करना आ गया, ये यहाँ पे खत्म हो गया है। अब जो टॉपिक चलना है वो है एलोट्रोप्स, है ना, एलोट्रोप्स चलेंगे, कार्बन के, कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन्स, 3 एलोट्रोप्स। डायमंड, तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स ये सब में पढ़ा हुआ एलोट्रोपी, 2 तरीके के एलोट्रोप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। एलोट्रोपी क्या होती है, एलोट्रोपी एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स बट विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी, एंड स्लाइटली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड स्लाइटली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कार्बन के 2 इलेक्ट्रोप, डायमंड और ग्रेफाइट, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। O2 से रिएक्ट कराएंगे, दोनों दोनों के दोनों CO2 बनाएंगे, हीट रिलीज डिफरेंट होगी, तो इसलिए स्लाइटली डिफरेंट क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। Existence of an element in 2 or more forms with different physical properties but slightly different chemical properties too.
तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दो तरीके के एलोट्रोप होते हैं। क्रिस्टलाइन के अंदर प्रॉपर फिक्सिंग होती है एलिमेंट्स की, बिल्कुल प्रॉपरली फिक्स होंगे एलिमेंट, यानी इनका जो जैसे यहाँ पे एलिमेंट चल रहे हैं कार्बन के, ये सब एकदम प्रॉपर डिस्टेंस होगा, प्रॉपर लेंथ होगी, सब कुछ प्रॉपर चलेगा इसके अंदर। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, यानी ए एटम चल रहा है तो ए ही चलेगा इस तरह। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल सब सेम रहेगा। ये क्रिस्टलाइन है। एमोर्फस में क्या है, इसमें गैप्स प्रॉपर नहीं हो सकते, कहीं पे गैप्स हैं तो कहीं पे इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से। ये एमोर्फस होमो, ये एमोर्फस होगी। क्रिस्टलाइन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरीन्स, ये तीन। फुलेरीन जिसको हम प्योरेस्ट एलोट्रोप बोलते हैं, फुलेरीन्स, क्योंकि इसके अंदर कोई डैंगलिंग वैलेंसीज नहीं होती, कोई भी इसके अंदर फ्री वैलेंसीज नहीं होती। और इसमें आ जाता है कोक, कोल, लैम्प ब्लैक, ये इस तरह से आ जाता है। ये क्या है, एमोर्फस, ये एमोर्फस। तो इसमें पहला स्टडी कर रहे हैं ग्रेफाइट, फर्स्ट स्टडी करेंगे ग्रेफाइट। सबने पढ़ा हुआ है ग्रेफाइट, ये कार्बन का एलोट्रोप है, क्लियर, इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये एलोट्रोप है कार्बन का, इंपॉर्टेंट एलोट्रोप है बहुत, जिसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp2, कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp2, और इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। और डिफरेंट जो लेयर्स होंगी दे कैन स्लिप ओवर वन अनदर, इसलिए ग्रेफाइट जो यूज होता है एज ए लुब्रिकेंट। लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट जो लेयर्स हैं दे कैन स्लिप ओवर वन अनदर, देयरफॉर इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। ये क्वेश्चन आता है व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, क्योंकि जो डिफरेंट लेयर्स होती है ग्रेफाइट की, हेक्सागोनल लेयर, ये पूरा रखना, तो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा देता हूँ, वो ज्यादा क्लियर रहेगा। ये इस तरह से लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका। ये इस तरह से कंटिन्यू स्ट्रक्चर चलेगा पूरा इसका। ये लेयर स्ट्रक्चर था, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, फिर नीचे ऐसे दूसरी लेयर बनेगी, फिर उसके नीचे तीसरी लेयर बनेगी, चौथी लेयर बनेगी, इस तरह से चलता रहेगा। ये ऐसे कंटिन्यू चलेंगे लेयर। तो तुम्हें दिख रहा होगा एक कार्बन एटम 3 बॉन्ड बना रहा है, कोई भी एक कार्बन एटम चेक कर लो, 3 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर तो एक इधर तो एक इधर। तो एक इलेक्ट्रॉन जो इसका फ्री है वो बनाता है पाई बॉन्ड, वो बनाता है क्या, पाई बॉन्ड नीचे लेयर्स के साथ, इस तरह से ना, ये पाई बॉन्ड बनेगा, और दोनों लेयर्स के बीच में पाई बॉन्ड अपनी ही लेयर में बनेगा। जो नीचे वाली लेयर होगी उसके साथ होंगे वीक वंडर फोर्सेस, ये होंगे वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस दूसरी लेयर के साथ। यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाली होती है, कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp2 होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो लेंथ आएगी इसमें कार्बन की वो आती है 1.41 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो ये वाली लेंथ आ रही है ये होती है 3.41 आर्मस्ट्रॉन्ग, 341 पिकोमीटर भी कह सकते हो। और जो लेयर्स बन रही है ना, तुम ऐसे सोचना कि एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, उसमें फ्लोर सीलिंग फ्लोर सीलिंग फ्लोर सीलिंग ये ऐसे हैं, और ये सीलिंग जो है या फ्लोर जो है ये स्लाइड कर सकते हैं, ये हिल सकते हैं, कभी इधर जा सकते हैं, टू इस तरह से टू एंड फ्रो टाइप का ये मोशन हो सकता है। तो ये लुब्रिकेशन इसलिए प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट लेयर्स दे कैन स्लिप ओवर वन अनदर एज दे हैव वीक वंडरवॉल फोर्सेस इन बिटवीन देम। तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, सोच पा रहे हो इस चीज को कि नहीं, ये डिफरेंट लेयर देकर स्लाइड ओवर वन अनदर। तो जहां पे ऑयल है जो लुब्रिकेंट की तरह यूज नहीं हो सकता, तो बहुत मतलब टन्स में अगर वेट है, मान लो टन्स में वेट है, यहाँ पे ऑयल तो एज ए लुब्रिकेंट यूज हो नहीं सकता, तो वहां पे हम एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं उसको, ग्रेफाइट। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डिफरेंट लेयर्स दे कैन स्लिप, जो हेक्सागोनल लेयर्स बन रही हैं दे कैन स्लिप ओवर वन अनदर। गर्व, Yes, sir. ये क्लियर हो रही बात की नहीं है? Yes, sir. ये 10th क्लास में भव्या, Yes, sir. भव्या समझ आ रहा है मैं कैसे समझा रहा हूँ ये चीज, Yes, sir. डिफरेंट लेयर्स
जो हेक्सागोनल लेयर्स बन रही हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, Yes, sir. स्लाइड करती हैं, जिसकी वजह से ये ग्रेफाइट जो है एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है, ये एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है, वीक बंडल फोर्सेज है इसकी। और ग्रेफाइट का एक क्वेश्चन आया हुआ आईआईटी के अंदर, ग्रेफाइट इज ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ, क्या लिखेंगे इसका आंसर? ग्रेफाइट इज ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्सेस कम हो जाते हैं मून पे। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्सेस कम हो जाते हैं, ग्रेविटी 1/6 होती है, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस भी कुछ रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट को बेटर लुब्रिकेंट मानते हैं मून पे देन ऑन अर्थ। नेक्स्ट जो है हाइब्रिडेशन sp2, ये याद रखना इसके अंदर कार्बन जो है पी पाई मेटल बॉन्ड बनाता है, कार्बन का साइज छोटा है, पी पाई मेटल बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ग्रेफाइट कार्बन जो है इट कैन फॉर्म ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, उसी के नीचे सिलिकॉन है इसी के ग्रुप का, वो नहीं बनाता ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। तो सिंपल सा आंसर, जो कार्बन है उसका साइज छोटा, इट कैन बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, it can be sp2, it can show sp2 hybridization and can form easily p pi metal bonds because of its small size, but silicon cannot do so because of its large size, silicon ऐसा नहीं कर पाता because of its large size। क्लियर है कि नहीं? ये कार्बन Yes, फॉर्म्स sir. ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट सिलिकॉन, कार्बन फॉर्म्स ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट सिलिकॉन। अब दूसरा एक क्वेश्चन और यहाँ पे, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसको ऑलमोस्ट फ्री मान सकते हैं, इसलिए जो ग्रेफाइट है इट इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मानते हैं इसको, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। और ये ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इसके पास डैंगलिंग वैलेंसीज हमेशा रहती है, ये ऐसे वैलेंसी फ्री वैलेंसी फ्री वैलेंसी फ्री, ये हमेशा रहेगा इसके अंदर, वैलेंसी फ्री वैलेंसी फ्री वैलेंसी फ्री। तो हम बोलते हैं ग्रेफाइट हो या डायमंड हो, इनमें डैंगलिंग वैलेंसीज फ्री वैलेंसीज होती हैं, जहाँ पे इम्प्योरिटीज आ जाती है, डैंगलिंग वैलेंसी फ्री वैलेंसीज अवेलेबल है यहाँ पे। सर डायमंड में कैसे हैं डैंगलिंग वैलेंसीज? वो कार्बन के एटम्स अटैच है ना सारे, कहीं पे भी ये तो नहीं लिखता मैं कि कार्बन 100 है, ऐसे तो नहीं लिखते ना, फिक्स तो नहीं नहीं है सर। ना, ये कह रहा हूँ। तो इसलिए बोलते हैं इसके पास भी डैंगलिंग फ्री वैलेंसीज होंगी, समझ गए कि नहीं? ये डैंगलिंग वैलेंसीज यस इलेक्ट्रॉन सर। फ्री है उसको देख के नहीं बोलना, कार्बन के एटम्स फिक्स नहीं है उसको देख के बोलना है। सही है अनुराग? यस सर। जैसे फुल रेंज में तो मैं बोलता हूँ ना कि C60 है, C70 है, C350 है, इसमें तो फिक्स है ना। यस सर। तो इसमें डैंगलिंग वैलेंसीज है ग्रेफाइट में भी और डायमंड में भी, जहाँ पे इम्प्योरिटी आती है कुछ रिएक्टिविटी मिल जाती है इनको। तो ग्रेफाइट के बारे में ये बताया मैंने, ग्रेफाइट को अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हीट करते हैं, ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ध्यान रखना, इट इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। ये एक चीज ध्यान रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो बोल देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप तो होगा ही, तो इसलिए डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं है, इट इज डायमैग्नेटिक, इट इज डायमैग्नेटिक। दूसरा, थर्मल गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है डायमंड से ज्यादा होती है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी यानी गर्म करने पर, थर्मल कंडक्टिविटी कौन जल्दी गर्म होगा? थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की ज्यादा है, ये पूछते हैं आजकल ज्यादा, क्योंकि कंडक्टिविटी ज्यादा ग्रेफाइट की है इलेक्ट्रिकल, लेकिन थर्मल गर्म करते हैं तो कौन जल्दी गर्म होता है? डायमंड। डायमंड का तुम एक कोना हीट कर दोगे तो पूरा डायमंड हीट अप हो जाएगा, लेकिन ग्रेफाइट में अगर हीट करेंगे तो एक लेयर ही हीट अप हो पाती है, दूसरी लेयर को हीट करने में टाइम लगता है। समझ आया क्या बोला मैंने? थर्मल कनेक्टिविटी ज्यादा है डायमंड की, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ज्यादा है किसकी? ग्रेफाइट की। क्लियर हो गया कि नहीं ये? Yes, sir. चलिए वो एक बार हाँ, तो डायमैग्नेटिक वाला दोबारा बता दो। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री मानते हैं, लेकिन है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ना, यस सर। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये डायमैग्नेटिक है। ये क्या है? डायमैग्नेटिक। ग्रेफाइट की डिटेल समझ आ गई कि नहीं? और इसका एक साइड व्यू स्ट्रक्चर भी होता है, एक साइड व्यू वाला स्ट्रक्चर भी होता है इसका, ग्रेफाइट का, इस टाइप से। ये इस तरह से। sp2 हाइब्रिडेशन है, पैरामैग्नेटिक एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी होती है रिंग के अंदर। ये इस तरह से, ये साइड व्यू वाला स्ट्रक्चर है, पाई बॉन्ड इसके इस तरह से शो करते हैं।
लेयर में तुम्हें दिखेगा नहीं ना, क्लियर है कि नहीं है? तो ग्रेफाइट की डिटेल समझ आई कुछ नहीं है? ग्रेफाइट यूजेस ध्यान है, लेड पेंसिल्स में क्या प्रेजेंट होता है? ग्रेफाइड। लेड पेंसिल, हाँ ग्रेफाइट होता है आपका इसका, हाँ उधर ग्रेफाइट होता है लेड पेंसिल्स, लेड पेंसिल में ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। फिर इसके अलावा ग्रेफाइट सॉफ्ट तो बोलते हैं हम, ग्रेफाइट सॉफ्ट है इन कंपैरिजन टू किसके सॉफ्ट है? इन कंपैरिजन टू किसके सॉफ्ट है? डायमंड। डायमंड के। और अदरवाइज ये आयरन से भी ज्यादा हार्ड होता है ना, अदरवाइज ये आयरन से भी ज्यादा हार्ड है ना, ये चीज झांकना इसके अंदर। और बॉन्ड ने तो बता दिया मैंने इसकी, बॉन्ड सर ये हाँ इसकी कैथोड एनोड डेंसिटी में भी एक्सप्लेन कर मतलब लेंगे। यूज होता है ना? हाँ हाँ इनर्ट होता है ना ये, तो इसको इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज करते हैं कैथोड एनोड। और इसकी डेंसिटी नोट कर लेंगे 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डायमंड की ज्यादा होती है डेंसिटी, 3.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये डायमंड की है और ये वाली ग्रेफाइट की डेंसिटी लेसर, डेंसिटी लेस होती है इसकी। तो ग्रेफाइट के बारे में समझ आ गया कि नहीं है? ये पॉइंट्स नोट कर लेना। कुछ और पॉइंट्स होंगे डायमंड के, जब मैं डायमंड को पढ़ाऊंगा ना तो सोचता मैं इसके पॉइंट्स भी कुछ बता दूं। अभी जो बताया इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए। स्कूल का क्वेश्चन सिंपल आना है, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह यूज क्यों होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, डिफरेंट लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, देयरफॉर इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट वेयर ऑयल कांट बी यूज। जो हैवी मशीनरी होती है उनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कराना है, तो ऑयल अगर यूज करेंगे तो ऑयल तो कोई फर्क डालेगा ही नहीं, तो इसलिए हम वहां क्या यूज करेंगे, ग्रेफाइट को यूज करेंगे एज ए लुब्रिकेंट। चलो अभी तुम यहीं तक करना। अब डायमंड रह गया, इसमें फुलेरिन्स रह गया, दोनों इंपॉर्टेंट। अब ग्रेफाइट चाहे डायमंड की प्रिपरेशन हो या फुलेरिन्स की प्रिपरेशन हो, दोनों की प्रिपरेशन ग्रेफाइट से होती है। ग्रेफाइट को अगर मैं गर्म करता हूँ लगभग ये मान के रखना 4000 केल्विन के आसपास, 4000 केल्विन के आसपास, और प्रेशर भी बहुत ज्यादा, भूल जाओगे तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, 50,000 एटमॉस्फेयर से 60,000 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो जाके ग्रेफाइट कन्वर्ट होता है डायमंड। ग्रेफाइट प्लस हीट गिव्स डायमंड, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ग्रेफाइट को मैं अगर मैं इलेक्ट्रिक आर्क पास करता हूँ, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस जैसे नियोन या हीलियम, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस, तो वेपर्स जो मिले हैं, वेपर्स जो मिले हैं इसको कंडेंस करेंगे, वेपर्स को कंडेंस करेंगे तो जो सूटी फ्लेम आएगा, सूटी फ्लेम जो आएगा इसके अंदर प्रेजेंट होता है फुलेरीन्स। जैसे कार्बन 60 प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन 70 प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन 350 प्रेजेंट हो सकता है, जनरल फॉर्मूला इसका C21 होता है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, C21। ये इस तरह से प्रिपेयर होता है क्या, फुलेरीन्स। सही ना, तो यहाँ तक तुम लोग कर लेना, भी याद कर लेना, जरूर बोल के देखना। वेडनेसडे तक तीनों चैप्टर तैयार होने चाहिए, हाइड्रोजन, एस और पी ब्लॉक। ये चैप्टर बहुत दिक्कत दे रहे हैं बच्चों को, जो भी मेंस का पेपर दे रहा है, इसलिए ये प्रिपेयर कर लेना जरूर इनको। सर EA क्या है ये ग्रेफाइट के बाद? इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक करंट। और नीचे इनर्ट गैस है? इनर्ट गैसेज होती है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, वेपर्स ठीक मिलेंगी, है। वेपर्स को कंडेंस किया, सूटी फ्लेम मिलेगी, सूटी फ्लेम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, फुलेरीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे C60 प्रेजेंट है जिसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और C70 है जिसका रग्बी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका रग्बी बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। यही दो स्टडी करने हैं, C60 ही मेनली स्टडी करना है, जिसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर या सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। बकमिंस्टर फुलेरिन बोलते हैं इसको, बकमिंस्टर फुलेरिन।